हम लोग आदेश 26 पर बात कर रहे थे, कमीशन। हमने कहा था आदेश 26 पढ़ा जाता है धारा 75 से लेकर धारा 78 तक के साथ। धारा 75 से लेकर धारा 78 तक ये बताया गया है कि किन किन उद्देश्यों के लिए कमीशन निकाला जाएगा। आपको बताया गया था टोटल 7 स्थितियां हैं, ये टोटल 7 उद्देश्य हैं जिनके लिए कमीशन निकाला जा सकता है। सबसे पहले साक्षी की परीक्षा, उसके लिए कमीशन निकाला जा सकता है, और वो कहां, आदेश 26 नियम 1 से लेकर नियम 8 तक। दूसरे नंबर पर कहता था स्थानीय अन्वेषण के लिए, वो देखेंगे नियम 9 संभवतः होगा। फिर कहता है आपका जो लेखाओं का स्थिरीकरण, और फिर विभाजन करने के लिए, यानी 4 चीजें ये हो गई। और 5वां कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए कमीशन निकाला जा सकता है। और छठा जो विक्रय करने के लिए, और 7वां कोई अनुसंचिवीय कार्य, इसे करने के लिए कमीशन ये जारी हो सकता है। ये 7 उद्देश्य हैं जिनके लिए कमीशन जारी होगा। और आपसे कहा गया था जो कमिश्नर की रिपोर्ट होगी, जो धारा 75 से लेकर 78 तक बताई गई प्रक्रिया और आदेश 26 में बताई गई प्रक्रिया के मुताबिक न्यायालय के समक्ष आएगी, वो संबंधित विषय का साक्ष्य ये नहीं होगी। साक्ष्य तो साक्षी ही देंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य ये न्यायालय के समक्ष इस कमिश्नर की रिपोर्ट के माध्यम से जरूर आ जाएंगे। आपको पिछले क्लास में बताया भी गया कि जैसे न्यायालय के समक्ष प्रश्न ये है कि जो बात का मूल्यांकन किया गया है वो ठीक है या नहीं, तो फिर बात के मूल्यांकन के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जो फैक्चुअल मैट्रिक्स, जो तथ्य जरूरी हैं, उन्हें संकलित करने के लिए स्थानीय अन्वेषण ये करना जरूरी होगा कि आखिर जिस जगह पर बात की विषय वस्तु स्थित है वहां पर कौन से तथ्य विद्यमान है जो कि बात के मूल्यांकन में सहायक हो सकते हैं। बात के मूल्यांकन में नहीं, बात की विषय वस्तु के मूल्यांकन में सहायक हो सकते हैं, तो फिर स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन जारी हो सकता है। कमिश्नर मौके पर जाएगा और उन तथ्यों का संकलन करेगा जो बात की विषय वस्तु के मूल्यांकन में सहायक सिद्ध हो सकता है, और फिर बात की विषय वस्तु का मूल्यांकन ठीक है या ठीक नहीं है ये न्यायालय ही निर्णित करेगा, और वो भी केवल कमिश्नर की रिपोर्ट पर निर्णित कर दे ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि जो साक्षी आएंगे वो भी बात की विषय वस्तु के मूल्यांकन के संबंध में अपनी जानकारी कथनों के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और हमेशा तथ्य के साक्षी, इनका साक्ष्य और इनकी बात अधिक महत्व की होती है, ये खूब समझ लीजिए। क्योंकि आप जब कचहरी जाते हैं या एज ए टीचर आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो आपके मन में पता नहीं कौन सी ये गलतफहमी होती है कि न्यायालय ने जिसे नियुक्त किया उसकी बात ज्यादा प्रभावी होगी। कभी नहीं, क्योंकि न्यायालय ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है उसकी कोई प्रतिपरीक्षा नहीं हुई है, उसे कोई शपथ नहीं दिलाई गई है, इसलिए उसने जो कुछ कहा है उसकी सत्यता न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं हुई है। भाई कमिश्नर हमने स्थानीय अन्वेषण करने के लिए भेजा, उसने बात की विषय वस्तु के मूल्यांकन के संबंध में सहायक सामग्री इकट्ठी की, वो ये कहता है कि पड़ोस की जो इमारतें हैं उनका बाजारी मूल्य इतना, उनकी मार्केट वैल्यू इतनी है। ये बात कहने से पूर्व उसने कोई शपथ नहीं ली है और न ही इस बात के संबंध में उसकी कोई प्रतिपरीक्षा हुई है।
इसलिए उसकी बात की सत्यता स्वयं उसके, ठीक है, अपने सत्य के प्रति जो उसकी अपनी निष्ठा है, केवल उसी के आधार पर सच और झूठ हो सकता है। जबकि जो साक्षी आ रहा है उसकी सत्यता परीक्षित करने के दोनों तरीके हैं, ठीक है, उसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए दोनों तरीके इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि सत्यता इसके परीक्षण के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप सच बता दीजिए और या हम आपसे सच पूछ लें। तो शपथ दिलाकर उसे उत्प्रेरणा दी गई है कि वो सच बताए, और क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि जो सच है वो हम निकाल ही लें। तो उसकी बात ज्यादा प्रामाणिक है। आप लोगों को बड़ी गलतफहमी रहती है कि डॉक्टर साहब ने जो लिख दिया वो ज्यादा महत्व का है। नहीं, कभी नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है डॉक्टर साहब की जो राय है वो केवल संपोषक साक्ष्य, सिर्फ इतना ही है। उधर ना भी चाहे, उधर ना चाहे, एक बड़ी मोटी मोटी बुद्धि से सोचे तो बड़ी मोटी मोटी बुद्धि से सोचने पर भी ये परिणाम निकल आता है कि वो व्यक्ति जिसे शपथ भी दिलाई गई और वो व्यक्ति जिसकी प्रतिपरीक्षा का अवसर भी विपक्षी को मिला, उसकी बात सच होने की गारंटी ज्यादा है बनिस्बत उस आदमी की बात जिसे न शपथ दिलाई गई न जिसकी कोई प्रतिपरीक्षा हुई। तो इसलिए कमिश्नर ये इन 7 उद्देश्यों के लिए नियुक्त जरूर होगा, लेकिन इसकी रिपोर्ट को संबंधित विषय पर क्या साक्षिक महत्व, इसकी प्रोबेटिव वैल्यू, इसका साक्षिक तौर पर मूल्यांकन ये किस प्रकार का किया जाए, अर्थात इसे कितना वेटेज दिया जाए, ये तय करने का काम न्यायालय करेगा। जो तथ्य के साक्षी आए, अगर उनकी बात इसकी बात को प्रमाणित करती है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो दोनों एक मत हो रहे हैं। लेकिन अगर विरोध है तो फिर न्यायालय यह तय करेगा तथ्य के साक्षियों की विश्वसनीयता, इसको निर्णित करने के उपरांत। हमने कहा था जब आपको एविडेंस एक्ट बता रहे थे कि तथ्य के साक्षी का जब मूल्यांकन किया जाता है तो वो 3 श्रेणियों का पाया जा सकता है। एकदम विश्वसनीय, उसने जो कुछ साक्ष्य दिया एकदम विश्वसनीय है, और एकदम विश्वसनीय है या नहीं ये कैसे हम जानेंगे? धारा 3 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। सामान्य बुद्धि का मनुष्य, सामान्य बुद्धि का मनुष्य ये उन कथनों के संबंध में, उन संपूर्ण कथनों के संबंध में जो उसने मुख्य परीक्षा में किए, जो उसने प्रति परीक्षा में किए, उन सारे कथनों को पढ़कर एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य किस प्रकार का निष्कर्ष निकालेगा। यदि उसका निष्कर्ष यह है कि विवादित तथ्य अस्तित्व में रहे होंगे तो साक्षी विश्वसनीय है, और दूसरा पूर्णता अविश्वसनीय, आउटराइट उसकी बात रिजेक्ट होने लायक है, ठीक है। जो उसने मुख्य परीक्षा में कहा, जो उसने प्रति परीक्षा में कहा, दोनों को देखें बात असंभव लगती है, बात आउटराइट झूठ लगती है, ठीक है। तो इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य को मूल्यांकित करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं। कठिनाई तीसरी श्रेणी के साक्ष्यों के मूल्यांकन के संबंध में हमेशा उत्पन्न होती है। तीसरी श्रेणी के साक्षी ऐसे हैं जो ऐसा साक्ष्य देते हैं जो भागता विश्वसनीय और भागता अविश्वसनीय है, और तब कमिश्नर की रिपोर्ट क्या कहती है, पत्रावली पर अन्य साक्षियों का साक्ष्य क्या कहता है,
इन सब बातों के आधार पर साक्षी के संबंध में निर्णय किया जाता है। तब हम संपोषक साक्ष्य इसे ढूंढना शुरू करते हैं ताकि साक्षी के कथनों का संपोषण ये किया जा सके या उसके साक्ष्य का खंडन ये किया जा सके। तो जो कमिश्नर की रिपोर्ट है उसके संबंध में न्यायालय तथ्य के साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर निर्णय करेगा। दोनों एक ही जैसी बात करें, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। दोनों डिफरेंट बात कह रहे हैं लेकिन तथ्य के साक्षी एकदम झूठ बोलते लग रहे हैं, ठीक है। और कमिश्नर की रिपोर्ट भी उनके खिलाफ जा रही है, बिल्कुल ठीक है, उनके साक्ष्य रिजेक्ट करने लायक है। कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालेंगे कि चूंकि कमिश्नर अपॉइंट कोर्ट के द्वारा किया गया इसलिए उसकी रिपोर्ट कोई बहुत वेटेज रखती है। हमेशा तथ्य के साक्षियों की जो कथन है उनका जो साक्ष्य है वही सर्वाधिक वेटेज रखता है। उसका कारण यही है कि तथ्य के साक्षी हमेशा शपथ पर साक्ष्य देंगे और उनकी प्रतिपरीक्षा भी होगी, इसलिए उन्हीं को सर्वाधिक महत्व न्याय निर्णय में दिया जाता है। तो हम लोग देख रहे थे कि साक्षी कमीशन पर इसका साक्ष्य यह भी प्राप्त किया जा सकता है। हम लोगों ने चर्चा की थी आदेश 1, 2 और 3 इन पर बात हो गई थी। आदेश 26 नियम 4 इस पर बात होनी है। आदेश 26 नियम 3 में उन्होंने कहा था कि जो साक्षी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर रह रहा है, ठीक है, सामान्य नियम यह होगा कि उसकी परीक्षा के लिए कमीशन जारी नहीं होगा। हां, अगर वो स्वास्थ्य आदि कारणों से, ठीक है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है या अन्य कोई बात है जिसकी वजह से न्यायालय समुचित मानता है कि उसकी परीक्षा कमीशन पर कर ली जाए, तभी कमीशन पर उसकी परीक्षा की जाएगी। आदेश 26 नियम 4 देखेंगे, कहता है वे व्यक्ति जिनकी परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा, ठीक है। तो अब वहां उन्होंने सिचुएशन की चर्चा की, वहां उन्होंने स्थिति की चर्चा की, ठीक है। कहां? आदेश 26 नियम 1 में कहता है कि परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा जिसे न्यायालय में हाजिर होने से इस संहिता के अधीन छूट मिली हो या जो बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण उसमें हाजिर होने में असमर्थ है। मीनिंग देयर बाय आदेश 26 नियम 1 में स्थिति इसका वर्णन हुआ है जिस स्थिति में कमीशन जारी हो सकता है। अब व्यक्ति, ठीक है, इन व्यक्तियों के साथ स्थिति कोई हो, इनकी परीक्षा कमीशन पर की जाएगी। क्या कहता है? कोई भी न्यायालय अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से परे निवासी किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी सीमाओं को उस तारीख से पहले छोड़ने वाला है जिसको न्यायालय में परीक्षा की जाने के लिए वह अपेक्षित है, तथा सरकार की सेवा में के किसी भी ऐसे व्यक्ति के जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि वह लोक सेवा का अपाय किए बिना हाजिर नहीं हो सकता, परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन किसी भी वाद में निकाल सकेगा। पिछली जो लाइन हमारे मुंह से निकली है उसमें संशोधन करेंगे, क्योंकि हमने पिछली लाइन में यह कह दिया कि निम्नांकित व्यक्तियों की परीक्षा के लिए न्यायालय कमीशन निकालेगा, स्थिति कोई हो, ये हमारे मुंह से निकला, ये स्थिति, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है ना। आगे हम लोगों ने देखा है जो आगे शब्द प्रयोग है उसमें उन्होंने कहा न्यायालय कमीशन निकाल सकेगा। इसका मतलब ये है कि इन व्यक्तियों के लिए कमीशन निकालेगा, ये स्थिति नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उस बात में संशोधन करेंगे। कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास कर रहा है या
जो अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में है, लेकिन उस तारीख से पहले ही अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ देने वाला है, जिस तारीख को वो साक्ष्य देने के लिए अपेक्षित है। तो सीधी बात है, जिस दिन साक्ष्य देने के लिए वो अपेक्षित होगा, उस दिन तो वो अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में नहीं होगा। ठीक है, कहता किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसी सीमाओं को उस तारीख से पहले छोड़ने वाला है जिसको न्यायालय में परीक्षा की जाने के लिए वह अपेक्षित है। ठीक है, तो आज की डेट पर वो न्यायालय की स्थानीय सीमाओं में है, लेकिन जिस डेट पर साक्ष्य लेने के लिए उसकी परीक्षा की जानी है, उस डेट को न्यायालय की स्थानीय सीमाओं में होगा ही नहीं। तो उसकी परीक्षा करने के लिए परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा, यानी क्वेश्चनेयर बनाकर या अन्यथा, उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाला जा सकता है। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका साक्ष्य जरूरी हो रहा है, सरकार की सेवा में है, और यदि न्यायालय में उसे आहूत किया जाए साक्ष्य देने के लिए, तो वो अगर आएगा तो लोक सेवा, पब्लिक सर्विस ये तो डिस्टर्ब होगी ही होगी। और वो पब्लिक सर्विस ऐसी है जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि ऐसा लोक सेवा का अपाय, ठीक है, ऐसा लोक सेवा में डिस्टर्बेंस नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कमीशन पर किए जाने के लिए वो कमीशन जारी कर सकता है। फिर कहता है, परंतु जहां किसी व्यक्ति को आदेश 16 के नियम 19 के अधीन न्यायालय में स्वयं हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, वहां उसका यदि साक्ष्य न्याय के हित में आवश्यक समझा जाए तो उसकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जाएगा। आदेश 16 नियम 19 हम लोग पढ़कर आए हैं, वहां कुछ व्यक्तियों का उल्लेख जो न्यायालय में हाजिरी से छूट पाए हुए हैं। आप देख लेंगे एक बार आदेश 16 नियम 19, तो वो लोग कभी हाजिरी से छूट पाए हुए हैं न्यायालय में, और जब छूट पाए हुए हैं तो फिर उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए न्यायालय सम्मन तो जारी कर नहीं सकता, और न ही उनके विरुद्ध वारंट आदि की कार्यवाही हो सकती है। यद्यपि सामान्य अगर साक्षी हो तो उसके विरुद्ध वारंट आदि की कार्यवाही भी हो जाएगी, लेकिन चूंकि आदेश 16 नियम 19, ठीक है, उन लोगों की उन सूची दे रहा है जिनके लिए सम्मन जारी नहीं कर सकता न्यायालय, वो छूट प्राप्त है, तो फिर उनका साक्ष्य अगर न्यायालय को जरूरी लग रहा है किसी लिटिगेशन में, तो फिर उसके लिए कमीशन जारी किया जाएगा। मैंडेटरी सेक्शन उन्होंने लिखा है। हालांकि अब आदेश 16 नियम 19 अभी हमने देखा है तो उसकी बहुत प्रयोज्यता नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसमें दूरी की बात की गई। उसमें कहा कि इतने दूर तक अगर परिवहन के साधन नहीं है, तो आज तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां परिवहन के साधन न हो, ठीक है ना। तो वो बात 1908 जब सीपीसी बनी होगी तब ज्यादा उपयोगी रही होगी, आज की डेट पर उतनी उपयोगी नहीं बची, ठीक है। उनके लिए कमीशन ही निकाला जाएगा। परंतु यह और की है, परिप्रश्नों द्वारा ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक न्यायालय ऐसे कारणों से जो लोग लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा करना आवश्यक न समझे। तो आपसे पहले ही हमने चर्चा की कि क्वेश्चन एयर के माध्यम से किसी व्यक्ति की परीक्षा करना यह सबसे वर्स्ट तरीका है साक्ष्य के संकलन का। सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से और न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा, इन्हीं के द्वारा साक्ष्य का संकलन हो। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। लेकिन मजबूरी की बात हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तब क्वेश्चन एयर के माध्यम से साक्ष्य लिया जाना चाहिए। और वही बात यहां पर उन्होंने लिखी है कि क्वेश्चन एयर के माध्यम से साक्ष्य लेना
तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक न्यायालय ऐसा करना आवश्यक ना समझे। यानी एक्सेप्शनल सिचुएशन हो तब बात अलग है, अदरवाइज नहीं। ऐसा कमीशन उच्च न्यायालय से भिन्न किसी भी ऐसे न्यायालय के नाम जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति निवास करता है, या किसी भी प्लीडर या अन्य व्यक्ति के नाम जिसे कमीशन निकालने वाला न्यायालय नियुक्त करे, निकाला जा सकता है। ठीक है, कहता है ऐसा कमीशन उच्च न्यायालय से भिन्न किसी भी ऐसे न्यायालय के नाम जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में ऐसा व्यक्ति निवास करता है, उच्च न्यायालय के नाम कमीशन नहीं निकलेगा। ऐसे किसी भी न्यायालय के नाम जो उच्च न्यायालय नहीं है और जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में वो व्यक्ति जिसका साक्ष्य संकलित होना निवास कर रहा है, तो उस न्यायालय को भी कमीशन जारी किया जा सकता है। और फिर वो न्यायालय उस साक्ष्य की परीक्षा ऐसे कराएगा मानो स्वयं वही अपने समक्ष विचारित विषय के संबंध में उसका साक्ष्य ले रहा हो, ऐसे उसकी परीक्षा वो कराएगा। या किसी प्लीडर को भी कमिश्नर या कोई अन्य व्यक्ति जो प्लीडर नहीं है उसके नाम भी कमीशन निकाला जा सकता। मीनिंग देर में उसे भी कमिश्नर नियुक्त करके संबंधित व्यक्ति का साक्ष्य कमीशन पर संकलित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, यह लिखा है। कहता न्यायालय कोई भी कमीशन इस नियम के अधीन निकालने पर यह निर्देश देगा कि कमीशन उस न्यायालय को या किसी अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाएगा। तो हो गई होगा भाई, अगर न्यायालय को कमीशन जारी किया है या किसी को भी कमीशन जारी किया है तो जो रिपोर्ट होगी वो उस न्यायालय को या उसके अधीनस्थ न्यायालय को अगर नहीं सौंपी जाएगी तो मतलब ही क्या बचेगा कमीशन का। तो वो एक सामान्य पूरक उपबंध है जो यहां पर लिखना जरूरी था तो उन्होंने लिख दिया। कहता 4 का न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के सीमाओं के भीतर निवास करने वाली किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन, इसमें संभवतः वो सेफगार्ड्स वगैरह बताएंगे। क्या कहते हैं, कहते हैं इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय किसी बात में न्याय के हित में या मामले को शीघ्र निपटाने के लिए या किसी अन्य कारण से अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परिप्रश्न पर या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा और इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य को साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। इसे उन्होंने 4 का के माध्यम से जोड़ा क्योंकि आदेश 26 नियम 1 अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों की परीक्षा कमीशन पर या परिप्रेक्षों के माध्यम से करने की इजाजत सिर्फ 2 स्थितियों में दे रहा है। या तो तत्समय प्रवर्तन विधि के अनुसार वे सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से छूट प्राप्त हो, और या बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण न्यायालय के समक्ष ना आ सकते हो। इन ग्राउंड्स को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 का उन्होंने जोड़ा और ये कहा कि न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के भीतर जो व्यक्ति निवास कर रहा है, ठीक है, तो कहता है कि ऊपर के नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, न्यायालय को लगता है अगर न्यायालय के समक्ष विचारित वाद में न्याय के हित में, ठीक है, या मामले को शीघ्र निपटाने के लिए, आ ही नहीं रहा है, देर लग रही है बहुत ज्यादा, या किसी अन्य कारण से न्यायित में, ठीक है, शीघ्रता के लिए या अन्य कोई कारण जिसकी वजह से न्यायालय को लगता है कि अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में निवास करने वाले व्यक्ति की कमीशन पर या परिप्रेक्षणों के माध्यम से परीक्षा होनी चाहिए, तो वो भी की जा सकती है। यानी नियम 4 का नियम 1 का पूरक उपबंध है। ठीक है, आगे कहता है आदेश 26 नियम 5, और ये सीआरपीसी के बिल्कुल, ठीक है, उपबंधों जैसा ही है। वहां भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट
ये बेचते हैं, ठीक है, साक्षी का साक्ष्य संकलित करने के लिए। एकदम सेक्शन हमें ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वहां भी है और यहां भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है। कहता जो साक्षी भारत के भीतर नहीं है, उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन या अनुरोध पत्र। कहता जहां किसी ऐसे न्यायालय का जिसको किसी ऐसे स्थान में निवास करने वाले व्यक्ति की जो भारत के भीतर का स्थान नहीं है, भारत के भीतर का स्थान नहीं है, यदि सीपीसी में जो भारत परिभाषित उसके भीतर का स्थान नहीं है, परीक्षा का कमीशन निकालने के लिए आवेदन किया गया है, समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक है, वहां न्यायालय ऐसा कमीशन निकाल सकेगा या अनुरोध पत्र भेज सकेगा। यानी भारत के बाहर जो साक्ष्य जरूरी होने पर साक्षी की परीक्षा के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजा जा सकता है और कमीशन दो भी निकाला जा सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अब तो सीधी 6 नियम 6 कह रहा कमीशन के अनुसरण में है, न्यायालय साक्षी की परीक्षा करेगा। अगर न्यायालय को जारी किया गया तो किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन प्राप्त होने वाला न्यायालय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या करवाएगा। और परीक्षा 3 ही प्रकार से होती है, मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा आवश्यक हो तो। फिर लौटाया जाएगा, साक्षियों के अभिसाक्ष्य के साथ कमीशन का लौटाया जाना। जहां कमीशन का समग्र रूप से निष्पादन कर दिया गया वहां उसके अधीन लिए गए साक्ष्य सहित उस न्यायालय को जिसने उसे निकाला था उस दशा के सिवाय लौटा दिया जाएगा जिसमें कि कमीशन निकालने वाले आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया गया, और उस दशा में कमीशन ऐसे आदेश के निबंधनों के अनुसार लौटाया जाएगा और कमीशन उसके साथ वाली विवरणी और उसके अधीन दिया गया साक्ष्य नियम 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वाद के अभिलेख के भाग होंगे। सीधी बात है, इसमें क्या है, कमीशन अगर लिया गया है तो वापस किया ही जाएगा। अगर कमीशन जिस आदेश से जारी किया गया उसमें कुछ विशेष लिखा है कि इस न्यायालय को नहीं अमुक न्यायालय को वापस करिए, जो कुछ भी लिखा है तो उस आदेश के निबंधनों के अनुसार कमीशन लौटाया जाएगा। कुछ नहीं लिखा है तो जिसने जारी किया उसे लौटा देंगे। सारी चीजें जो लिया आपने वो सारी चीजें उसके साथ में होंगी, कोई ऐसी बात ही नहीं। फिर कहता अभिसाक्ष्य कब साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकेगा, यानी कमीशन जो आएगा, कमिश्नर की जो रिपोर्ट होगी वो एविडेंस में एडमिसेबल होगी या नहीं, ये बता रहा है। कहता कमीशन के अधीन लिया गया साक्ष्य बाद में साक्ष्य के तौर पर उस पक्षकार की सहमति के बिना जिसके विरुद्ध वाद दिया गया है उस दशा के सिवाय ग्रहण नहीं किया जाएगा जिसमें कि वह व्यक्ति जिसने साक्ष्य दिया है न्यायालय की अधिकारिता के परे है या उसकी मृत्यु हो गई है, जब वह बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण व्यक्तिगत रूप से परीक्षा की जाने के लिए हाजिर होने में असमर्थ है, या न्यायालय में सुई उपसंजात से छूटवाया हुआ है, या सरकार की सेवा में का ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि वह लोकसभा का अपाय किए बिना हाजिर नहीं हो सकता। मतलब ये स्थितियां हैं। अगर ये स्थितियां हैं, इनमें कमीशन जारी हुआ है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध कमिश्नर की रिपोर्ट आई है उसकी सहमति हो न हो, ठीक है, उसे साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। और ये स्थितियां नहीं है, ठीक है, ये वाली स्थितियां नहीं है। और फिर कमीशन जारी हुआ, लिखा है ना, उन्होंने कहा कि न्याय के हित में, लिखा है उसमें उन्होंने कि न्याय के हित में, स्पीडी डिस्पोजल के लिए, ठीक है, 4 का नियम में लिखा हुआ है स्पीडी डिस्पोजल के लिए, या फिर अन्य किसी कारण से जिसे न्यायालय ने सफिशिएंट माना है उस वजह से आपने कमीशन जारी किया या परिप्रश्नों पर परीक्षा की, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य आया है या तो वो सहमत हो जाए, और अगर सहमत नहीं हुआ
ठीक है, तो उसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा। अब आप देखें कि यहां न्यायालय पर भी बहुत विश्वास नहीं किया विधायिका ने, ठीक है, क्योंकि न्यायालय सिर्फ कहने को न्यायालय होगा, वहां जो बैठे होंगे वो अल्टीमेटली आदमी ही होंगे, और चूंकि वो आदमी होंगे तो मानवीय दोषों से मुक्त नहीं होंगे। ये आपका निष्कर्ष है कि स्पीडी डिस्पोजल के लिए जरूरी है, न्याय हित में जरूरी है, या अन्य किसी कारण से कमीशन पर परीक्षा किया जाना उचित होगा। लेकिन इससे प्रतिपक्षी के महत्वपूर्ण अधिकार कि न्यायालय में उसकी परीक्षा हो, उसकी भावभंगिमा नोट की जाए, ठीक है, उसे समुचित प्रतिपरीक्षा का अवसर मिले, परीक्षा का अलग भाव भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चनेयर पे आपने करा दी तब उसके महत्वपूर्ण अधिकारों का हनन होगा, ठीक है। इसलिए इन दशकों में या तो वो सहमत हो, अदरवाइज उसका साक्ष्य अभिलेख का भाग नहीं होगा और वो मामले में साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, ये स्थितियां जो काखंड में लिखी हैं ये ऐसी हैं जिनमें भाई कुछ ना हो उससे बेहतर कमीशन पे ही साक्ष्य हो, ठीक है, तो वो स्थितियां अलग हैं। या खाखंड में जिन स्थितियों का उल्लेख किया गया वो स्थितियां अलग है, लेकिन आप अपनी मर्जी से बिना किसी ऐसी आवश्यकता के जिसे वाकई आवश्यकता कहा जा सके कमीशन पर साक्ष्य ले रहे हो, तो ये उस पक्षकार की सहमति के बिना जिसके विरुद्ध वो साक्ष्य प्रस्थापित है उसकी सहमति के बिना अभिलेख का भाग नहीं होगा। खाखंड में देख लें, कहला न्यायालय खंड काव्य वर्णित परिस्थितियों में किसी के साबित किए जाने से अभिमुक्ति स्वविवेकानुसार दे देता है और किसी व्यक्ति के साक्ष्य को बाद में साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जाना इस सबूत के होते हुए भी कि कमीशन के माध्यम द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने का हेतु उसके ग्रहण किए जाने के समय जाता रहा है, प्राधिकृत कर देता है, ठीक है। क्या लिखा है? लिखा यह है कि आदमी पब्लिक सर्विस में है और लोक सेवा का उपाय किए बिना न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। इस दशा में कमीशन जारी हो सकता है, इस दशा में कमीशन जारी हो सकता है, यह लिखा है। यानी खंड का में जो स्थितियां वर्णित वे हो तो कमीशन जारी होगा, ठीक है, वे हो तो कमीशन जारी होगा और तब कमीशन के जारी होने पर वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हो रहा है उसकी सहमति हो या न हो उसे अभिलेख के तौर पर, अभिलेख के भाग के तौर पर पढ़ा भी जाएगा, उसमें शामिल भी किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू इशू द कमीशन for the examination of a particular witness who is included under Order 26 Rule 8, ठीक है, जो खंड का है उसमें जो इंक्लूड है, ठीक है, उसका साक्ष्य आपको चाहिए। तो सबसे पहले यह साबित होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का साक्ष्य आप लेने जा रहे हो कमीशन पर वो खंड का में इंक्लूड है, ये साबित होना चाहिए ना। मीनिंग देयर बाय सब एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट कि जिस साक्षी का साक्ष्य लिया जाना प्रस्थापित है वो खंडका में वर्णित प्रकार का साक्षी है, ठीक है। तो खंडखा ये कह रहा है कि न्यायालय स्वविवेकानुसार इस बात से छूट दे सकता है कि उसके समक्ष साबित किया जाए कि उपरोक्त प्रकार का व्यक्ति खंडका में वर्णित श्रेणियों में आने वाला व्यक्ति, इस बात को साबित किए जाने से छूट दे सकता है स्वविवेकानुसार। और न्यायालय का जो विवेक होता है मनमाने ढंग से यूज नहीं हो सकता, ठीक है। न्यायालय का विवेक जो
विवेक के उपयोग किए जाने के लिए युक्ति संगत सिद्धांत विकसित हुए हैं, ठीक है, उनके हिसाब से उपयोग होता है। तो अगर खंडखा और खंडका को मिलाकर पढ़ें तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हमने एप्लीकेशन दी कि हमारे लिटिगेशन को निर्णित करने के लिए डीआरएम रेलवे, डीआरएम मुरादाबाद, इनका साक्ष्य जरूरी है। और हमने कहा डीआरएम मुरादाबाद को जो अमुक 1981 या 2000 में या 2006 में रहे, उन्हें आहूत कर दिया जाए, ठीक है। तो स्वयं सिद्ध है कि लोक सेवक को हमने आहूत करवाया। अब यह भी हो सकता है लोक सेवक रिटायर हो गए हो, यह भी हो सकता है, ठीक है, कि सब पेंशन पे हो, लेकिन फिर भी न्यायालय तो विवेक अनुसार अगर उन्होंने देखा कि उस समय उनकी आयु बहुत कम थी तो अभी सर्विस में होंगे ही होंगे। और यहां हम कहेंगे डीआरएम रेलवे पब्लिक सर्वेंट है, यह साबित करो तो यह बेवकूफी की बात है, ठीक है, यह बेवकूफी की बात है। सबको मालूम है कि लोक सेवकों की जो श्रेणियां सीपीसी में बताई गई हैं 217, 218, 217 ही है शायद, 217, वहां जो श्रेणियां बताई गई उनमें एक है डीआरएम लोग जो रेलवे है वो उसमें आएगा। तो स्वविवेकानुसार न्यायालय खंडका में वर्णित जो लोग हैं वे उस श्रेणी में आते हैं, इसे साबित करने से छूट भी दे सकता है। और अगर न्यायालय ने छूट दे दी है तो उनका जो साक्ष्य होगा, ठीक है, वो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पढ़ लिया जाएगा, उसकी सहमति हो या न हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आदेश 26 नियम 8 एक विशेष बात कह रहा है, ठीक है। आगे कहता है आदेश 26 नियम 9, 10 और आपका 9, 10 दो ही नियम, ये लोकल इन्वेस्टिगेशन इससे संबंधित है, ठीक है। लोकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत कई बार पड़ती है हमने, और विशेषकर हम जो देखते हैं वहां लोकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत वो 2-3 मामलों में देखते हैं। एक तो आपने अस्थायी व्यादेश मांग दिया, हम लोग जब आदेश 39 पढ़ेंगे, अब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्योंकि 26 के बाद हम कोशिश करेंगे 38, 39, 40 हम निपटा दें 15 से पहले, और बाकी जिनको बिहार देना है तो उन्हें स्पेशल सूट में 35, 33, 32 इसको खुद पढ़ लेना चाहिए, और धाराएं तो एक बार पढ़ ही लेनी चाहिए सारी, ठीक है, धाराएं खुद पढ़ लेनी चाहिए सारी, क्योंकि धाराओं कुछ बहुत विशेष नहीं है। तो इतने में सीपीसी में मैक्सिमम पार्ट उन्हें मिल जाएगा। हालांकि अपील छूट जाएंगी, लेकिन आदेश अपीलों में बहुत आदेशों से नहीं पूछते, धाराओं से विशेष पूछते, तो आपको मैक्सिमम पार्ट सीपीसी का मिल जाएगा। और बाकी पूरा तो भाई तभी हो पाएगा जब पूरी हो पाए, लेकिन पूरी होती तो नहीं दिखती। तो जब आदेश 39 हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां अस्थायी व्यादेश आदेश 39 नियम 1 व 2 में बताई गई स्थितियों में मांगे जा सकते हैं, और नियम 2A उन परिणामों का जिक्र करता है जो अस्थायी व्यादेश जारी करने पर उल्लंघन किए जाने की दशा में उत्पन्न होंगे, ठीक है। और आदेश 39 नियम 3 ये कहेगा कि अस्थायी व्यादेश जैसे ही सिविल सूट इंस्टीट्यूट हुआ उसके बाद कभी भी जारी किए जा सकते हैं न्यायालय द्वारा, जैसे ही इंस्टीट्यूट हुआ। और ये आप जानते हैं आदेश 4 नियम 1 से कि जिस समय सिविल सूट इंस्टीट्यूट होता है उस समय प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता, उस समय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नहीं होता। और आदेश 39 नियम 3 ये कहेगा, जो उसकी भाषा है
उस भाषा को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां स्थिति जो निकल कर आएगी वो ये कि वाद संस्थित होने के बाद सिविल सूट कभी भी, वो सॉरी, अस्थायी व्यादेश कभी भी जारी किया जा सकता है, ये ठीक है। लेकिन जब तक असामान्य परिस्थितियां न हो, जब तक अपवादिक स्थितियां न हो, तब तक प्रतिवादी को सुने बिना अस्थायी व्यादेश जारी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं, कोर्ट कर सकता है लेकिन नहीं करना चाहिए। अब ऐसी भी भूमि के बारे में आप अस्थायी व्यादेश मांगने आ सकते हैं जिसके स्वामित्व के कोई पेपर आपके पास ना हो, ऐसा भी मांगने आ सकते हैं आप, क्योंकि आपके घर खानदान में मानिए वो भूमि कभी बिकी ही नहीं, कभी आपने किसी से नहीं खरीदी, बस कब्जे के आधार पर आपकी है। क्योंकि संपत्ति लोगों के पास कैसे आई, जो सिद्धांत है वो तो यही है कि शुरुआत में जिसने जिस संपत्ति पर कब्जा कर लिया वो उसकी हो गई। आपके पास संपत्ति के पेपर नहीं, आप कहते हैं अमुक संपत्ति के हम कब्जे में हैं, ठीक है, तो आप कब्जे में हैं या नहीं है, ये अस्थायी व्यादेश जारी करने के लिए जानना जरूरी है। तो अस्थायी व्यादेश जारी करने के लिए जानना जरूरी है कि आप कब्जे में हैं या नहीं, और कब्जे में आप हैं या नहीं है ये न्यायालय निर्णय लेगा। लेकिन न्यायालय किस आधार पर निर्णय ले? आपके पास पेपर तो कोई है ही नहीं, आपके पास कोई पेपर नहीं, तो कमीशन स्थानीय अन्वेषण के लिए जारी होता है। कमिश्नर जाएगा मौके पर, वो निर्णय नहीं कर सकता। इस पर आप ऑब्जेक्शन भी आया करता है, साहब कमिश्नर ने ये कैसे लिख दिया कि अब वो भूमि मिस्टर ए के कब्जे में है, ये कैसे कह सकते हैं? आपको तो ये बताना चाहिए कि जब हम गए तो वहां एक घर बना हुआ था, उसमें 4 लोग थे। लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये वादी की या प्रतिवादी की पत्नी है, ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटी है। वे वहां खाना बना रही थी, ठीक है। तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, वो निकालने का काम न्यायालय का है। हाउ कैन यू से कि दे वर इन पोजेशन, आप कैसे निष्कर्ष निकाल सकते? ये भी हो सकता उन्हें अभी आके ये सब करना शुरू कर दिया हो 2 दिन पहले, ठीक है। तो स्थानीय अन्वेषण, और यह भी हो सकता है कि वाकई वैसा हो। तो स्थानीय अन्वेषण में क्या करते हैं कि न्यायालय को जिस विषय पर जांच करनी है उससे संबंधित डेटा कलेक्शन यह न्यायालय करवाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी स्थानीय अन्वेषण के लिए नियम 9(10) कहता है, किसी भी वाद में जिसमें न्यायालय में के किसी विषय के विशदीकरण, ठीक है ना, इन्हें एलिब्रेट करना है, ठीक है, किसी भी विषय को, किसका है कब्जा है, इसको एलिब्रेट करना है, किसी विषय के विशदीकरण के या किसी संपत्ति के बाजार मूल्य, तो हमने बताया, ठीक है, या किन्हीं अंतःकालीन लाभों या नुकसानी या वार्षिक शुद्ध लाभों, ठीक है। अब अंतःकालीन लाभ हमें निश्चित करना है। अंतःकालीन लाभ की डेफिनेशन क्या है? 2(12) है ना, संपत्ति के अंतःकालीन लाभ, ठीक। तो संपत्ति के अंतःकालीन लाभ उसकी डेफिनेशन कहती है कि अगर आपने किसी संपत्ति पर अवैध कब्जा जमाया और वो संपत्ति स्थावर संपत्ति है, तो उस स्थावर संपत्ति से जो लाभ प्राप्त हो सकते थे वो आपने प्राप्त किए या नहीं, इससे मतलब ही नहीं, वो संपत्ति के अंतःकालीन लाभ माने जाएंगे। अब उससे क्या लाभ प्राप्त हो सकते थे ये तो अड़ोस पड़ोस के लोग बताएंगे। किताब, ये तो कपास की खेती करते थे इस पर, ठीक है, बहुत अच्छी होती थी, 1 बीघे में इतना उपज निकलती थी, ठीक है ना। तो अंतःकालीन लाभों की गणना करनी है, या नुकसानी, संविदा भंग हुआ है, कितना नुकसान हुआ, ठीक है, या वार्षिक शुद्ध लाभों की रकम के अब निश्चयन के प्रयोजन के लिए स्थानीय अन्वेषण करना अपेक्षणीय या उचित समझता है।
तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे ऐसा अन्वेषण करने के लिए, उस पर न्यायालय को रिपोर्ट देने के लिए उसे निर्देश देते हुए कमीशन निकाल सकेगा। ठीक है। अच्छा, और परंतु जहां राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों के बारे में नियम बना दिए जिनके नाम ऐसा कमीशन निकाला जा सकेगा, वहां न्यायालय ऐसे नियमों से आबद्ध होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्य सरकार ने कोई नियम बनाया कि अमुक व्यक्तियों को ही अमुक कामों के लिए आप कमीशन जारी करेंगे, तो आप उन नियमों का पालन करेंगे। ठीक है। आगे कहता है कमिश्नर के लिए प्रक्रिया। स्थानीय अन्वेषण के लिए जो कमीशन निकाला गया, उस कमिश्नर के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? तो कहता है कमिश्नर ऐसे स्थानीय निरीक्षण के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और अपने द्वारा लिए गए साक्ष्य को लेखबद्ध करने के पश्चात अपने द्वारा हस्ताक्षरित अपनी लिखित रिपोर्ट ऐसे साक्ष्य को न्यायालय को लौटाएगा, और रिपोर्ट और अभिसाक्ष्य बाद में साक्ष्य होंगे। कमिश्नर की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा की जा सकेगी। ठीक है। अब क्योंकि आपने साक्ष्य कह दिया, कमिश्नर की रिपोर्ट साक्ष्य होगी, तो फिर उसे साक्षी के तौर पर बुलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे हो जाएगा? ठीक है। कहता है कि कमिश्नर की रिपोर्ट और उसके द्वारा लिया गया साक्ष्य, ठीक है, न कि साक्ष्य रिपोर्ट के बिना, यानी कमिश्नर को रिपोर्ट दाखिल नहीं किया तुम उसे खाली साक्षी के रूप में बुलाओ तो नहीं, उसकी रिपोर्ट भी होनी चाहिए और तब आप उसे साक्ष्य के लिए बुला सकते हैं। बाद में साक्ष्य होगा और अभिलेख का भाग होगा। किंतु न्यायालय या न्यायालय की अनुज्ञा से बाद में के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार कमिश्नर की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा खुले न्यायालय में उन बातों में से किसी के बारे में जो उसे निर्देशित की गई थी या जिनका वर्णन उसकी रिपोर्ट में है या उसकी रिपोर्ट के बारे में या उस रीति के बारे में जिसमें उसने अन्वेषण किया है कर सकेगा, किससे? उस न्यायालय की अनुज्ञा से। ठीक है ना। अगर न्यायालय की परमिशन है तो साक्षी के रूप में आप उसे बुलाकर किस रीति से आपने डेटा कलेक्ट किया, क्या डेटा कलेक्ट किया, उन सब के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेंगे और फिर वो साक्ष्य का भाग होगा। जहां न्यायालय किसी कारण से कमिश्नर की कार्रवाइयों से संतुष्ट है, वहां वह ऐसी अतिरिक्त जांच करने के लिए निर्देश दे सकेगा जो वह ठीक समझे। तो इसमें कोई ये नहीं, कमिश्नर की रिपोर्ट मंगाने के अलावा भी, स्थानीय अन्वेषण कमीशन से करवाने के अलावा भी न्यायालय कोई जांच करना चाहता है, ठीक है, उन बातों के बारे में, जिन बातों के बारे में डेटा वो कलेक्ट करवा रहा था स्थानीय अन्वेषण के माध्यम से, तो वैसा भी न्यायालय कर सकेगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। और आपसे जो पूछते हैं वो पूछते हैं 10 का 10 खा 10 गा, ये पूछते हैं। ठीक है। आपसे पूछेंगे वो 10 का 10 खा 10 गा, और इसमें 10 का में वैज्ञानिक अन्वेषण, अनुसचिवीय कार्य और जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए, यानी 10 का में वैज्ञानिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, 10 खा में अनुसचिवीय काम मिनिस्टीरियल एक्ट, और 10 गा में विक्रय। अगर ये ऑर्डर याद रखें तो 10 का 10 खा 10 गा अपने आप याद हो जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले वैज्ञानिक अन्वेषण, अनुसचिवीय काम और विक्रय। ठीक है। जबकि अनुसचिवीय काम सबसे लास्ट में है, 75 में अनुसचिवीय काम लास्ट है, लेकिन यहां अनुसचिवीय काम बीच में है और वहां विक्रय सेकंड लास्ट है, यहां विक्रय लास्ट है। ठीक है। और वैज्ञानिक अन्वेषण वहां भी इन दोनों बातों से पहले और यहां भी इन दोनों बातों से पहले है। और इसीलिए जब वो पूछते हैं तो मिनिस्टीरियल एक्ट और सेल यही पूछते हैं कि 10 खा में है 10 गा में है। और यही आपको याद रखना है कि वहां मिनिस्टीरियल एक्ट बाद में है, सबसे बाद में है, सेल सेकंड लास्ट है, और यहां सेल लास्ट है और मिनिस्टीरियल एक्ट उससे पहले है। वैज्ञानिक अन्वेषण आई है पहले। ठीक है। तो कह रहा है 10 का वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन, कहता जहां बाद में उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न में कोई ऐसा वैज्ञानिक अन्वेषण अंतर्ग्रस्त है जो न्यायालय की राय में न्यायालय के समक्ष सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता। हस्ताक्षर किसके हैं, फिंगरप्रिंट किसके हैं, हैंड राइटिंग किसके हैं। ठीक है। ये सामान्य विषय है। ठीक है। ये सामान्य विषय है जो अक्सर करके
न्यायालयों के समक्ष उठते ही रहते हैं, ये सामान्य विषय। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो इंपोर्टेंसी को लेकर बड़ा विवाद होता है, ठीक है, वो कहते हैं विवाह का एक पक्षकार इंपोर्टेंट, इसको लेकर भी बड़ा विवाद होता है। तो ये सारे परीक्षण न्यायालय के समक्ष आसानी से नहीं हो सकते। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है कि जहां सुविधापूर्वक नहीं किया जाता वह न्यायालय यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, समीचीन समझे, तो ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे, कमीशन उसे यह निर्देश देते हुए निकाल सकेगा वह ऐसे प्रश्न की जांच करे और रिपोर्ट न्यायालय को दे। इस आदेश के नियम 10 के उपबंध इस नियम के अधीन नियुक्त कमिश्नर के संबंध में वहां तक जहां तक हो सके लागू होंगे। तो नियम 10 कह रहा था आपका रिपोर्ट देंगे, इन्हें बुलाकर इनकी परीक्षा भी हो सकेगी, सारी चीजें, ठीक है, अपनी रिपोर्ट देंगे। नियम 1, नियम 2, आदेश 10, नियम 1, नियम 2, ठीक है, ये जो नियम है ये 10A में भी लागू हो जाएंगे, ठीक है। 10A यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा तो भी लागू हो जाएंगे। और 10B मिनिस्ट्रियल एक्ट, अनुसूची B का, मैं आपको कहा था जैसे वस्तुओं की गणना करनी है, वोटों की गणना करनी है, सही को गलत से अलग करना है, ऐसे काम है जिनमें एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड नहीं है। आपको मामले के गुणदोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं करना है, बस कुछ काम जिसमें आपको कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करना है वो उन्हें, तो न्यायालय उन्हें स्वयं करके समय खराब करे, इससे बेहतर कमिश्नर से करवा लेगा, तब तक अन्य मुकदमे सुनेगा, और वो काम होने जरूरी है न्याय निर्णय के लिए। तो 10B कहता है कि मिनिस्ट्रियल एक्ट के लिए कमीशन जारी हो सकता है, कहता है जहां बाद में उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न में कोई ऐसा अनुसंधानीय कार्य करना अंतर्गत है जो न्यायालय की राय में न्यायालय के समक्ष सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता, वहां न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यदि न्यायालय की यह राय हो कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, समीचीन है, तो वही 10 वाली भाषा लिखी हुई है, ठीक है। और नियम 2 में भी जिस प्रकार वे नियम 9 के अधीन नियुक्त कमिश्नर के संबंध में इस आदेश के नियम 10 के उपबंध इस नियम के अधीन नियुक्त कमिश्नर के संबंध में है, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे नियम 9 के अधीन नियुक्त कमिश्नर के संबंध में लागू होते हैं। यानी बिल्कुल वही बात है जो वैज्ञानिक अन्वेषण उसके संबंध में है। यानी नियम 10 के उपनियम 1 और उपनियम 2 जिस ढंग से रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में निर्दिष्ट कर रहे हैं वो स्थिति यहां भी काम करेगी। 10C विक्रय उसके लिए, ठीक है, कहता जहां किसी बाद में किसी ऐसी जंगम संपत्ति का, ठीक है, जंगम संपत्ति का, क्योंकि अगर डिग्री के एग्जीक्यूशन में विक्रय हो रहा है तो आदेश 21 में जाएगा, ठीक है। डिग्री के एग्जीक्यूशन में जो कुछ होगा वो सब आदेश 21 में जाएगा, ठीक है। और निर्णय पूर्व डिग्री निर्णय पूर्व कुर्की और निर्णय पूर्व गिरफ्तारी ये आदेश 38, लेकिन वहां सिर्फ गिरफ्तारी और कुर्की विक्रय नहीं है, ठीक है, निर्णय पूर्व गिरफ्तारी और निर्णय पूर्व कुर्की, ठीक। विक्रय निर्णय पूर्व ये जंगम संपत्ति का ही होगा, और वो भी तब जब न्यायालय की राय हो कि विक्रय करना संपत्ति के मालिक के लिए अधिक फायदेमंद होगा, अर्थात जंगम संपत्ति इस नेचर की है कि अगर उसे ऐसे ही छोड़ा गया तो नुकसान हो जाएगा संपत्ति के मालिक का, तो उन दशाओं में विक्रय के लिए कमीशन जारी होगा। कहता जहां किसी वाद में किसी ऐसी जंगम संपत्ति का जो वाद के अवधारण के लंबित रहने के दौरान न्यायालय की अभिरक्षा में है और जो सुविधापूर्वक परिरक्षित नहीं की जा सकती, कोर्ट की कस्टडी में है, जंगम संपत्ति है, कोर्ट की कस्टडी में, यानी पक्षकारों की कस्टडी में, तो सुरक्षित रखना संबंधित पक्षकारों का काम है, ठीक है। लेकिन कोर्ट की कस्टडी में है और सुविधापूर्वक उसका परिरक्षण नहीं हो सकता,
ठीक है, विक्रय करना आवश्यक हो जाता है। वहां न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यदि न्यायालय की राय हो कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, समीचीन है, तो ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे, कमीशन उसे ये देते हुए निर्देश देते हुए निकाल सकेगा कि वह ऐसे विक्रय का संचालन करे, उसकी रिपोर्ट न्यायालय को दे। हम केवल दावा नहीं कर रहे कि जो हम उदाहरण दे रहे हैं ये सही है, लेकिन हम जहां तक समझते हैं ऐसा सही ही होगा कि आदेश 38 उसमें निर्णय पूर्व जो कुर्की की जाएगी, अब मानिए जंगम संपत्ति की ही कुर्की हो गई, ठीक है, तो न्यायालय की अभिरक्षा में आ गई और उसका परिरक्षण करना कठिन हो, और न्यायालय अगर समझता है कि इसको बेच दिया जाए तो जो सेल प्रोसीड्स वो ठीक होगा, या अन्य किसी कारण हम कोई दावा नहीं कर रहे कि आदेश 38 में ऐसा हो पाएगा, ठीक है, हमने अभी आदेश 38 में ध्यान में नहीं है, ठीक है, एक जस्ट टू अंडरस्टैंड, केवल समझाने के लिए कि जंगम संपत्ति है, न्यायालय की कस्टडी में है और उसका परिरक्षण ये सुविधापूर्वक न्यायालय नहीं कर पा रहा है, और न्यायालय को ये उचित लगता है कि उसका विक्रय कर दिया जाए, तो विक्रय के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत कर देगा और उसे कमिश्नर कहा जाएगा और वो विक्रय करके अपनी रिपोर्ट न्यायालय को देगा। वही नियम 10 के उपबंध फिर वही लागू होंगे, ठीक है, और कहता ऐसा प्रत्येक विक्रय जहां तक हो सके डिग्री के निष्पादन में जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा, ठीक है, जहां तक हो सके। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नहीं हो सकता उस ढंग से विक्रय, जिस ढंग से डिग्री के निष्पादन में विक्रय किया जाता है, तो डिफरेंट मोड विक्रय के लिए अपनाया जा सकता है। अदरवाइज जहां तक हो सके वहां तक डिग्री के निष्पादन में जिस ढंग से जंगम संपत्ति का विक्रय होता है, ठीक है, आदेश 21 में इसका मतलब जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए जो प्रक्रिया विहित की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है, उसी के मुताबिक विक्रय यहां किया जाएगा, ठीक है। अब आपका लेखाओं की परीक्षा के लिए, अकाउंट के सेटलमेंट के लिए, तो कहता है लेखाओं की परीक्षा या समायोजन करने के लिए कमीशन, न्यायालय ऐसे किसी भी बात में जिसमें लेखाओं की परीक्षा या समायोजन आवश्यक, ऐसी परीक्षा या समायोजन करने के लिए ऐसे व्यक्ति के नाम उसे निर्देश देते हुए जिसे वह ठीक समझे कमीशन निकाल सकेगा। इसे बार बार, ठीक है, बताना समय की बर्बादी ही है, ठीक है, इन्हें बार बार बताना समय की बर्बादी है, लगभग वही बातें लिखी हुई हैं सब जगह, ठीक है। कमिश्नरों को इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं कि वह किस ढंग से अपनी रिपोर्ट तैयार करें, किन विषयों कैसे अपनी रिपोर्ट तैयार करें, ये नहीं, ठीक है, बल्कि कैसे कमीशन का निष्पादन करें, जैसे दोनों पक्षकारों को बुलाएं, ठीक है, मौके पर जाएं, मानचित्र बनाएं, नक्शे का, इस ढंग के अनुदेश, इंस्ट्रक्शन ये दिए जा सकते हैं कमिश्नरों को। ऐसी व्यवस्था 11 और 12 में की गई है। जब कमीशन जारी होगा काहे के लिए? लेखाओं के स्थिरीकरण के लिए, अकाउंट्स उनके लिए। इनको बार बार दोहराना कोई समय की बर्बादी है, इसलिए आप खुद देख लें। आपको जो याद रखना है वो ये आदेश 26 नियम 1 से लेकर 8 तक साक्षी, ठीक है, 9 और 10 लोकल इन्वेस्टिगेशन, 10 का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, 10 का अनुसचिवी काम, 10 का सेल, ठीक है, 11 और 12 लेखाओं के स्थिरीकरण के लिए, और 13 और 14 आपका विभाजन के लिए। विभाजन करेगा न्यायालय, कमिश्नर नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन न्यायालय मौके पर जाए और कमीशन, ठीक है, विभाजन करे। ये नामुमकिन नहीं तो कठिन जरूर है, बहुत कठिन है। हर मामले में न्यायालय जाए और विभाजन करे। तो विभाजन संबंधी बात में क्या होता है, पहले प्रारंभिक डिग्री पास हो जाती है, ठीक है, ये तय कर दिया जाता है कि जितने लोग अपने को शेयर होल्डर बता रहे हैं, इनफैक्ट वो शेयर होल्डर हैं भी या नहीं,
ये तय हो गया। और यदि शेयर होल्डर हैं भी तो कितने अंश के वे, ठीक है, अंशधारक हैं, ये तय किया जाएगा। प्रारंभिक डिग्री पास हो गए, ठीक है ना। आपको बताया गया था डिग्रियां 3 प्रकार की हैं, ठीक है। डिग्री, दूसरी ऐसी डिग्री जो प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री, अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, ऐसी डिग्रियां। अब तो यह भी कहा गया था कि प्रारंभिक डिग्री ये बाद में अंतर्गत एक या एकाधिक प्रश्नों का उदाहरण करती है, लेकिन बाद में अंतर्गत सभी प्रश्नों का उदाहरण नहीं करती है। आप तो यह भी बताया गया था कि प्रारंभिक डिग्री भी अपील योग्य है। आप तो यह भी कहा गया था कि प्रारंभिक डिग्री की आपने अपील नहीं की तो अंतिम डिग्री की अपील में उसकी शुद्धता, इस पर आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। आपको यह भी बताया गया था कि अंतिम डिग्री प्रारंभिक डिग्री पर आधारित होगी। तो पहले प्रारंभिक डिग्री, विभाजन का मुकदमा, पहले प्रारंभिक डिग्री पास हो गई। यह निश्चित कर दिया गया कि शेयर होल्डर हैं भी या नहीं, और यदि हां तो उनके अंश की माप क्या है, उनका अंश का मापमान क्या है, कितने अंश के वे अंशधारक, ये तय हो गया। अब अंतिम डिग्री पास होगी। अंतिम डिग्री, ठीक है, 1/4 के मालिक हैं, लेकिन 1/4 कहां पर? ऐसे ऐसे आपने 1/4 दे दिया तो जो सबसे आगे है उसे तो फायदा हुआ, बाकी शेयर होल्डर नुकसान में आ गए। भाई आपने एक मकान ऑन रोड, ठीक है ना, ऑन रोड 300 मीटर गहराई में है, ठीक है, 300 मीटर गहराई में है, और उसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो 100 मीटर। तो गहराई में और 1/4 की शेयर होल्डर सारे लोग, ठीक है। तो गहराई कितनी? 300 मीटर। तो 300/4, ठीक है, और 100/4 चौड़ाई, यानी 25 मीटर चौड़ाई एक उसको मिलनी चाहिए और 75 मीटर गहराई एक को मिलनी चाहिए। ये तो न्यायपूर्ण विभाजन हुआ, ठीक है ना। लेकिन मौके पर स्थिति क्या है ये देखने न्यायालय थोड़ी जाएगा, इसके लिए कमिश्नर नियुक्त कर देगा, कमिश्नर नियुक्त कर देगा, कमिश्नर मौके पर जाएगा, मौके पर विभाजन करेगा, मौके पर विभाजन करेगा। सॉरी, गलत शब्द का उपयोग कर लिया, मौके पर विभाजन प्रस्थापित करेगा, करेगा नहीं, करेगा नहीं कि ये शेयर इनका होना चाहिए, ये शेयर इनका होना चाहिए, ये शेयर इनका होना चाहिए, और इस आशय की अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होंगे पक्षकारों के। यदि कोई ऑब्जेक्शन ना हुआ और यदि हुआ तो उसका निस्तारण होगा, और फिर जो न्यायपूर्ण पाएगा न्यायालय, वो न्यायालय अंतिम डिग्री पारित करेगा। तो विभाजन किसने किया? न्यायालय ने, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आवश्यक डेटा किसने कलेक्ट किया? कमिश्नर ने, ठीक है। तो इस ढंग से आपका 13 और 14 ये कमिश्नर अपॉइंट हो रहा है विभाजन के लिए, और 15 में उनके व्यय कमिश्नर हो गया, ठीक है। 15, 16, 16 का 17, ये सारी चीजें, और फिर 19 से 22 तक आपका विदेश है। तो हम कल इसे आपका 15 से लेकर 22 तक जो इंपॉर्टेंट समझेंगे वो आपको संक्षेप में बता देंगे, ठीक है। बाकी आप इसे अपने आप पढ़ेंगे, अपने आप याद करेंगे, ठीक है। हम जो इंपॉर्टेंट समझेंगे वो हम आपको कल चर्चा कर लेंगे, और शेष हम आदेश 38 की ओर बढ़ना चाहेंगे कल, ठीक है।